रखिए, स्ट्रेट बैठिए, शुरू कर रहे हैं हम परक्विजिट्स। क्या होते हैं परक्विजिट्स? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या होते हैं परक्विजिट्स, बताओ व्हाट आर परक्विजिट्स। जब पैसा दिया जाए तो अलाउंस, ओए जब पैसा दिया जाए तो क्या है? अलाउंस। अगर फैसिलिटी दे दी जाए तो क्या है? परक्विजिट्स। घर किराए के लिए पैसा दिया गया तो एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। घर दे दिया तो आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन। बात समझ में आ रही है? मैंने तुमको ये दिया तो किराया भर देना, तो मैंने तुमको क्या दिया? एचआरए दिया। क्या दिया? एचआरए दिया। लेकिन अगर मैंने तुमको घर ही दिया, मेरा ही घर है, जाओ जाके रह लो, फ्लैट दे दिया मैंने अपने एम्प्लॉय को, तो वो क्या हो जाएगा? रेंट फ्री अकोमोडेशन। एचआरए इज एन अलाउंस, रेंट फ्री अकोमोडेशन इज अ परक्विजिट्स। क्या बात समझ में आ रही है? जब ओए सुन रहे हो, तुमको घर से यहां आने के लिए, आने से जाने के लिए तो मैंने किराया दे दिया, ये ले भाई किराए से आ जाना, तो वो क्या था? तुम्हारा ट्रैवल अलाउंस। क्या था? ट्रैवल अलाउंस। लेकिन यहां मैंने तुमको सीधे सीधे क्या दे दिया? गाड़ी दे दी, लो घूमो, तो वो क्या हो जाएगा? परक्विजिट। क्या बात समझ में आ रही है? याद करो अपन ने वो पढ़ा था, ट्रैवल के लिए आप कहीं बाहर टूर पे जाते हो, उसके लिए आपको अलाउंस दिया जाता है, पैसे दिया जाता है, वो फुल्ली एग्जाम था। याद है क्या अपन ने फुल्ली एग्जाम में पढ़ा था, है ना? अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको क्या कर दिया? आपको टिकट करा के दूंगा। आप छुट्टियों में घूमने जा रहे हो फैमिली के साथ, हमारे यहाँ का सिस्टम है कि आपको क्या मिलती है? टिकट करा के मिलती है। जैसे रेलवे एम्प्लॉइज को पास मिलता है, पता है तुमको? रेलवे जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको क्या मिलता है? पास मिलता है कि भैया वो उनके पास पास है, वो पूरे इंडिया, पैन इंडिया, इंडियन रेलवे में कहीं भी घूम सकते हैं उस पास को इशू करा के। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही मैं अगर कुछ भी फैसिलिटी देता हूं तो वो क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? परक्विजिट्स कहलाता है। प्लीज सोएंगे नहीं, ठीक है? अब आता है सबसे पहले लीव ट्रैवल कंसेशन। क्या क्या क्या? लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव में ट्रैवल कर रहे हो, छुट्टी लेके घूमन जा रहे हो, छुट्टी लेके क्या कर रहे हो? घूमन जा रहे हो, और तुम्हारी कंपनी इतनी प्यारी, इतनी अच्छी कि तुम्हें घूमन के लिए टिकट टिकट करा के देती है कि जा बेटा जा, घूमने जा रहा है, कहां जा रहा है? कश्मीर जा रहा है, मैं तेरे को टिकट करा के जा रहा हूं। लद्दाख जा रहा है, मैं तेरे को टिकट करा के देता हूं। अच्छा आपने कहा मंडला गोटेगांव जा रहा है, मैं देखो टिकट करा के देता हूं। हर चीज के लिए क्या कंपनी तुमको टिकट करा के देती है। अब अगर तुम कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? दुबई जा रहे हो, कश्मीर जा रहे हो, मनाली जा रहे हो, क्या बात समझ में आ रही है? और कहां? जयपुर जा रहे हो, राजस्थान जा रहे हो, अच्छी अच्छी जगहों में घूमने जा रहे हो, और आप बढ़िया बोले सर भैया हम मैनेजर आदमी है, ट्रेन में नहीं जाएंगे, एयर में जाएंगे, है ना? एयर मतलब बाय फ्लाइट जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? हमको फ्लाइट करा के दो। ठीक है, फ्लाइट की टिकट तुमको करा के दे दी, जितना खर्चा हुआ वो, या फिर इकोनॉमी क्लास का फेयर, विच एवर इज लोअर। इनकम टैक्स कहना है तुम ज्यादा अमीर बन रहे हो, सारे बिजनेस क्लास करके जा रहे हो, क्या बात समझ में आ रही है ना? तो इतना हम इनकम टैक्स नहीं बेयर करेगा। हाँ इकोनॉमी क्लास तक इनकम टैक्स तुमको दे देगा। मतलब अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को टिकट करा के दी, क्या करा के दी? ये मेरा एम्प्लॉय है, ये ले टिकट, जा घूम के आ, दुबई घूम के आ, या मनाली घूम के आ, जा कश्मीर घूम के आ, नेशनल या इंटरनेशनल कुछ भी घूम के आ, और मैंने तेरे को टिकट करा के दी है और बाय फ्लाइट टिकट करा के दी है, तो वो तुम्हारे हाथ पे टैक्स नहीं लगेगा, तुम्हारे हाथ में टैक्स नहीं लगेगा। कब तक? इकोनॉमी फेयर तक। कब तक? इकोनॉमी फेयर तक। अगर मैंने तुम ज्यादा रईस हो और अच्छी पोजीशन में भी हो, अब हमको बोल रहे नहीं इकोनॉमी नहीं चलेगा, हमको बिजनेस क्लास करा के दो, हम तुमको बिजनेस क्लास करा के दे भी दे, तो क्या होगा? इकोनॉमी फेयर तक तुमको टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा, उसके बाद तुम्हारे हाथ में क्या लग जाएगा? सैलरी के रूप में टैक्स लग जाएगा। कितनों को बात समझ में आई? तो ट्रैवल करते हो तो क्या है? एक्चुअल एक्सपेंस या इकोनॉमी क्लास फेयर, विच एवर इज लोअर। ठीक है क्या? इंडिया में करते हो तो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? अगर ट्रैवल बाय एनी अदर मोड करते हो, एनी अदर मोड मतलब रेलवे से करते हो, बाय कार जाते हो, पैदल जाते हो, साइकिल से जाते हो, बुलक कार्ट से जाते हो, किसी से भी जाते हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम फ्लाइट के अलावा किसी भी और मोड में जा रहे हो, शिप से जा रहे हो, पैदल चल के जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, और तुमको टिकट करा के दी गई है, क्या बात समझ में आ रही है? तो देखेंगे वहां ट्रेन जाती है कि नहीं जाती है। अब तुम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कटनी जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? कटनी जा रहे हो। और कहाँ जा रहे हो? कटनी के अलावा कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अरे कोई, अरे अच्छी जगह बताओ ना, थोड़ी अच्छी बड़ी, थोड़ी अच्छी। लद्दाख तो बता दी ना, वहाँ फ्लाइट से जाते हैं यार। गोवा हुआ फ्लाइट से जाते हैं। नागपुर जा रहे हो, क्या बात समझ में आ रही है? लखनऊ जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, पुणे जा रहे हो। लक्षद्वीप तू ट्रेन से जाएगी है पागल, ठीक है? और वहां पे रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है, लखनऊ तक ट्रेन जाती है, मुंबई तक ट्रेन जाती है, पुणे तक ट्रेन जाती है, सब जगह ट्रेन जाती है। तो जितना रेलवे फेयर है वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल एक्सपेंस या फिर फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर, फर्स्ट क्लास एसी, हाँ फर्स्ट एसी का रेलवे फेयर, इतना एग्जेम्पशन मिलेगा, विच एवर इज लोअर। एक्चुअल एक्सपेंस अगर तुमको दिया, तुमको तुम्हारे एम्प्लॉयर ने क्या? जनरल डब्बा, क्या बात समझ में आ रही है? तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक्चुअल एक्सपेंस मिलेगा ना, क्या बात समझ में? मैक्सिमम फर्स्ट एसी मिल सकता है। हाँ या नहीं बताओ, कितना एग्जेम्पशन है? एक्चुअल एक्सपेंस या फर्स्ट एसी, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। तो अगर नीचे में जा रहे हो, मतलब स्लीपर क्लास में जा रहे हो, तो स्लीपर क्लास का एक्सपेंस आपको अलाउ होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या बोला गया? अगर तुम कहां जा रहे हो? ऐसी जगह जहां
ट्रेन जाती है। कहाँ जाती है? ट्रेन जाती है। तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल एक्सपेंस या फर्स्ट क्लास एसी पर विच एवर इज लोअर। क्या बात समझ में आ रही है? अब तुम जा रहे हो रेलवे स्टेशन नॉट अवेलेबल, जा रहे हो गोटेगांव, ठीक है, गोटेगांव जा रहे हो, और कहाँ जा रहे हो? मंडला जा रहे हो, ठीक है क्या, और ऐसे शहरों में जा रहे हो जहां पे ट्रेन ही नहीं चलती। तो अब वहां से तुम कैसे भी जाओ, तुम अब अपनी पर्सनल कार से जाओ, बाइक से जाओ, साइकिल से जाओ, कैसे भी जाओ, तुम लिफ्ट मांग के जाओ, हमें कोई लेने देना नहीं है। हम तुम्हें एग्जामिशन कितना देखेंगे, वहां पे कोई सरकारी बस या रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है क्या? अगर है तो एक्चुअल एक्सपेंस या तो डीलक्स क्लास का बस फेयर विच एवर इज लेस। क्या बात समझ में आ रही है? जहां पे बस चलती है तो वो बस का रेट हो जाएगा। और ऐसी जगह जा रहे हो जहां साली बस भी नहीं जाती। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, और एकदम गाँव, एकदम और अंदर अंदर वाले गाँव कुछ कुछ होते हैं जहां अंदर तक बस भी नहीं जाती, या रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। लोग जिप्सी पर्सनल चलाते हैं, वहां से लेके जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे गांव हैं बहुत सारे अपने शहर में, देश में, ठीक है। तो क्या होगा? वहां पे एक्चुअल एक्सपेंस या फर्स्ट क्लास रेलवे टिकट फॉर सिमिलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर का फर्स्ट एसी का कितना किराया होता है उतना आपको दे देंगे। कितनों को बात समझ में आई? अगर कैसे गए हो? फ्लाइट से, आपको फ्लाइट की टिकट मिली, कितना एग्जाम होगा? एक्चुअल एक्सपेंस या इकोनॉमी क्लास विच एवर। ट्रेन से गए हो तो कितना हो जाएगा? एक्चुअल एक्सपेंस या फर्स्ट एसी विच एवर इज लेस। अच्छा, अब ऐसी जगह गए जहां ट्रेन नहीं जाती, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, तो एक्चुअल एक्सपेंस या बस, डीलक्स बस विच एवर इज लेस। बस भी नहीं है तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे फर्स्ट एसी के हिसाब से, एक्चुअल एक्सपेंस या फर्स्ट एसी विच एवर इज लेस। इतना तुमको एग्जामिशन मिलेगा। एम्प्लॉयर दे कितना भी सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। एग्जामिशन इनकम टैक्स में इतना मिलेगा, बाकी सब आपकी सैलरी का पार्ट हो जाएगा। कितनों को बात समझ में आई? अच्छा, इंप्लॉय घूमने जा रहा है, क्या अकेले जाएगा? क्या कितना सोलो ट्रिप में जाएगा? अपने बीवी और बच्चों के साथ जाएगा। क्या जाएगा बेटा? बीवी और बच्चों के साथ जाएगा। किस किस का मिलेगा उसको? खुद का खर्चा मिलेगा, उसके स्पाउस का मिलेगा, उसके बच्चों का मिलेगा, और डिपेंडेंट रिलेटिव का मिलेगा। डिपेंडेंट रिलेटिव मतलब अपनी मम्मी को घुमाने लेके जा रहा है, अपने पापा को घुमाने लेके जा रहा है, अपने भाई को घुमाने लेके जा रहा है, अपनी बहन को घुमाने लेके जा रहा है, चल जाएगा। यहाँ पे रिलेटिव की डेफिनेशन इतनी है। जीजा को लेके जा रहा है तो नहीं, जीजा इज्जत नहीं। क्या बात समझ में आ रही है ना? फूफा ऊपा को लेके जा रहा है तो नहीं, चाचा चाचा को लेके जा रहा है तो नहीं। किस किस का मिलेगा बताओ? मम्मी पापा, भैया दीदी, बीवी बच्चे। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? इतने लोग को मिल जाएगा, मतलब क्लोज जॉइंट फैमिली को, क्लोज फैमिली को मिल जाएगा। हाँ या ना फटाफट बोलो। अब इसके नीचे का बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हारी किताब में है कि नहीं लेकिन फिर भी बता देता हूं। सिर्फ 2 बच्चों तक मिलेगा। तुमने 6 की फौज कर ली है और सबका लीव ट्रैवल कंसेशन ले रहे हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं सहेगा। 2 बच्चों तक सिर्फ तुमको एग्जेम्पशन मिलेगी। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आ रही बात समझ में? देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितनी डिटेल तक जाता है। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। पहला बच्चा हुआ और दूसरा बच्चा ट्विंस हो गया। अब इसमें तुम्हारी तो गलती है नहीं, सोच समझ के तो हुआ नहीं। दूसरा बच्चा क्या हो गया? ट्विंस हो गया, तो तीनों बच्चों का मिलेगा। ठीक है। अब लेकिन इसका उल्टा समझो, इसका उल्टा समझो। अगर पहला ही बच्चा ट्विंस हो गया तब तो तुम्हें पता था ना कि 2 हो गए हैं, तीसरा रोक सकते थे, तो फिर नहीं, फिर 30 बच्चे का नहीं मिलेगा, फिर से कितने का मिलेगा? 2 का मिलेगा। क्या बात समझ में आ रहे हो? इनकम टैक्स कितनी गहराई तक जाता है। बात समझ आई कि नहीं आई? कितने बच्चों तक क्या किस चीज का मिलेगा पहले बताओ? मम्मी पापा, भाई बहन, बीवी बच्चे। कितने बच्चे? 2। अगर दूसरा ट्विंस हुआ है तो 3, और पहला ट्विंस हुआ है फिर 3 है तो 2। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब बराबर इनकम टैक्स ध्यान रखता है हर चीज का। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये क्या है, लेकिन अब हर साल घूमने जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। 4 साल में कोई 2 साल ही एलटीसी का बेनिफिट ले सकते हो। 4 कैलेंडर ईयर्स में, 4 कैलेंडर ईयर में कोई 2 साल ही क्या कर सकते हो तुम? एलटीसी का बेनिफिट ले सकते हो। क्या बात समझ में? फटाक से किताब में खोल लो और बता दो कहां है। कौन सा? लीव ट्रेवल कंसेशन। ये पूरा पढ़ लोगे क्या? वही सब लिखा है। व्हेन जर्नी इज परफॉर्म बाय एयर, तो अमाउंट ऑफ एक्शन विल बी लोअर ऑफ द अमाउंट ऑफ इकोनॉमी क्लास फेयर ऑफ नेशनल कैरियर बाय द शॉर्टेस्ट रूट और एक्चुअल स्पेंड विच एवर इज लेस। अमाउंट ऑफ एक्शन विल बी लोअर अमाउंट ऑफ द जर्नी इज परफॉर्म बाय रेल,
तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लास है विच सेम रूल विल अप्लाई, परफॉर्म बाय एनी अदर मोड एनी अदर प्लेस ऑफ ओरिजिन जर्नी डेस्टिनेशन, वही कहानी लिखी हुई है। अगर रिकॉग्नाइज्ड एग्जिस्ट, रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अवेलेबल फॉर 2 जर्नीज इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years, 4 साल में 2 साल। अच्छा, 4 साल में एक भी साल नहीं गए तो क्या अगले 4 सालों में 4 बार जा सकते हैं? क्या कैरी ओवर कर सकते हैं? इफ एन एम्प्लॉय हैज नॉट अवेल्ड द ट्रैवल कंसेशन फॉर असिस्टेंस रिस्पेक्ट ऑफ 1 or 2 परमिटेड जर्नीज इन अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ 4 years, then is entitled to carry over journey to the next block. In this situation, exemption will be available for 3 journeys in the next block. However, to avail this benefit, the exemption in respect of journey should be utilized in the first calendar year of the next block. बहुत डिटेल चले गए। क्या बोला, पहले 4 साल में कितनी मिलेगी, 2। अब नहीं किया तो अगले 4 साल में 2 की जगह 4 की जगह कितनी मिलेगी, 3। लेकिन जो कैरी ओवर होके आई है वो फर्स्ट ईयर में यूटिलाइज कर लेना, वो फर्स्ट ईयर में क्या कर लेना, फर्स्ट ईयर ऑफ द ब्लॉक में क्या कर लेना, यूटिलाइज कर लेना। मुझे नहीं लगता इतनी डिटेल में तुमसे पूछा जाएगा। फैमिली विल इंक्लूड स्पाउस, चिल्ड्रेन वेदर डिपेंडेंट और नॉट, एंड पेरेंट्स वेदर सिस्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल ओन और एनी ऑफ देम हु आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन हिम। बहुत ध्यान देने वाली बात है, चिल्ड्रेन के लिए डिपेंडेंट नहीं बोला है। हमने क्या पढ़ा देखो, कौन कौन आएगा, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट रिलेटिव। मतलब स्पाउस और चिल्ड्रन में डिपेंडेंट नहीं है। तुम्हारे बच्चे 50 साल के हो गए, मतलब दादाजी अपने बच्चों को, तुम्हारे दादा तुम्हारे पापा को घुमाने लेके जा रहे हैं, क्या बात समझ में आ रही है, चल जाएगा। क्यों, भले क्योंकि वो डिपेंडेंट, चिल्ड्रन के लिए डिपेंडेंट नहीं हो, पापा खुद अपना कमाते हैं, लेकिन वहां डिपेंडेंट नहीं देखा जाएगा। लेकिन अगर भाई बहन है, क्या है, भाई बहन, मम्मी पापा, तो क्या देखा जाएगा, डिपेंडेंट है या नहीं। अब तुम अपने भाई को लेके जा रहे हो, छोटा भाई है, डिपेंडेंट है तो मिलेगा एलटीसी। लेकिन अगर तुम्हारा भाई है, खुद 30 साल का, कमाता है सब कुछ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो फिर वो डिपेंडेंट नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बीवी बच्चों में डिपेंडेंसी नहीं चेक करेंगे, बीवी बच्चों में डिपेंडेंसी नहीं चेक करेंगे, माँ बाप भाई बहन में डिपेंडेंसी चेक करेंगे, है ना। हाय रे तेरा नियम, क्या बात समझ में आ रही है, आया कि नहीं आया। वो क्या बोलता है एलटीसी, बताओ। घूमन गए, कहाँ गए, घूमन, कहाँ गए, घूमन। अब घूमन गए तो क्या मिली, टिकट मिली, क्या मिली, टिकट मिली। फ्लाइट की टिकट मिली तो फर्स्ट, मतलब इकोनॉमी। ट्रेन की मिली तो फर्स्ट, नहीं तो फिर देखेंगे बसेस जाती है कि नहीं जाती, वो समझ गए हो। कब कब मिलेगी, एक्चुअल एक्सपेंस या वो विच एवर इज लोअर। क्या मतलब किसको किसको मिलेगी, बीवी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, बच्चा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। क्या बात, स्पाउस और बच्चा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं देखेंगे, मम्मी पापा भाई बहन में डिपेंडेंट चेक करेंगे। क्या बात, 2 बच्चों तक मिलेगी, 2 के ज्यादा बच्चों की नहीं मिलेगी। और 4 साल में 2 बार मिलेगी, 4 साल में 2 बार मिलेगी। करंट ईयर ब्लॉक्स 2022 से 2025 चल रहा है, मतलब 2022, 23, 24, 25 कैलेंडर ईयर। बात समझ, 2022 जनवरी टू दिसंबर, 23 जनवरी टू 24 जनवरी टू दिसंबर, 25 जनवरी टू दिसंबर। ये 4 साल में आपको क्या होना चाहिए, ब्लॉक चेक करेंगे कि आप 2 बार ही मिल सकता है। हाँ या ना फटाफट बोलो, इससे ज्यादा मुझको नहीं लगता तुमसे पूछेंगे। हाँ या ना फटाफट बोलो, हेलो हेलो हेलो। अब तुमको तुम्हारे एम्प्लॉयर ने क्या की, सुन रहे हो, तुमको तुम्हारे एम्प्लॉयर ने क्या दिया है, मेडिकल फैसिलिटी। क्या दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय मेडिकल फैसिलिटी, जाओ इलाज करा लो। क्या बात, अगर तुम इलाज करा लेते हो, कहां पे कराते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, आपका जो एम्प्लॉयर है उसका खुद का क्या है, हॉस्पिटल। टाटा में काम करते हो, टाटा हॉस्पिटल में चले जाते हो, रिलायंस में काम करते हो, रिलायंस हॉस्पिटल में चले जाते हो। एम्प्लॉयर का खुद का क्या है, हॉस्पिटल है, या तो गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल है। ठीक है, ये सब में आपको अगर कोई आपको बेनिफिट मिला है एम्प्लॉयर के द्वारा तो वो क्या है, फुल्ली एग्जेप्ट। फुल्ली क्या है, एग्जेप्ट। बोलो हाँ या नहीं, सुन रहे हो। पर तुमने नखरे दिखाए कि नहीं नहीं मैं तो अपने पसंद के डॉक्टर से इलाज कराऊंगा, मैं तो यहाँ जाऊंगा, मैं तो वहां जाऊंगा, मुझे तो एम्स जाना है, मुझे तो फलाना जाना है, ढिमकाना जाना है। कोई बात नहीं बेटा, फुल्ली टैक्सेबल, टैक्स भर, जहां जाना है जा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब अगर एम्प्लॉयर ने आपका इलाज करा के दे दिया, क्या बात समझ में आ रही है, आपकी किडनी फेल थी उसको पास करा दिया, क्या बात समझ में आ रही है, अगर कोई भी ऐसा आपको ट्रीटमेंट करा के दे दिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, खुद के हॉस्पिटल या रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसी आड़े बड़े अनरिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में चले गए, फुल्ली टैक्सेबल, फालतू पंचायत नहीं। हाँ या ना फटफट बोलो। अब तुमको बोल रहे हो नहीं नहीं फॉरेन में इलाज कराएंगे, ये लोकल काम नहीं आना। नॉर्मली फॉरेन में इलाज कराने का आदमी कब जाता है, जब यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसी बीमारी हो गई कि फॉरेन में कराना है इलाज, अब मजा नहीं आ रही। ठीक है, विदेश में गुरु से इलाज करा के आएंगे। ठीक है, तो अब तुमको तुम्हारा एम्प्लॉयर 3 चीज देगा। तुम लोग सुन रहे हो, ऐसा तो नहीं मैं कथा टाइप बोलते जा रहा हूं बस। ठीक है, तो तुमको तुम्हारा एम्प्लॉयर है वो 3 चीज देगा। एक देगा ट्रीटमेंट, जा जाके इलाज करा ले।
दूसरा, वहां पर रहने का भाई का इलाज कराने का हॉस्पिटल दे दिया, सोए कहाँ, वहां जाके फुटपाथ में भी नहीं सो सकते वहां, तो वहां पे क्या देगा, रहने का देगा, क्या बात सच नहीं है, प्लस वहां पे क्या देगा, ट्रैवल देगा। ठीक है, अब तुमको हल्का सा नजमा जुकाम था, तुम चले गए विदेश कराने, क्या बात समझ में आ रही? चलो विदेश तो गए गए, कोई बात नहीं, तुम्हारे एम्प्लॉयर ने तुमको दे भी दिया, अब तुम बोल रहे हो आओ चाचा चलो, आओ फूफा चलो, है ना, मम्मी चलो, पापा चलो, बेटा चलो, सबको लेके जा रहे हैं कहाँ, फॉरेन इलाज कराने, क्या बात समझ में आ रही है? और एम्प्लॉयर सबका पैसा दे रहा, तुम्हारा एम्प्लॉयर को जो करता रहे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं सहेगा। उसने क्या बोला, बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट और बेनिफिट ऑफ स्टे, सुन रहे हो, बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट और बेनिफिट ऑफ से, अप टू द लिमिट ऑफ आरबीआई, अप टू द लिमिट ऑफ आरबीआई, जितनी आरबीआई की लिमिट है उतनी लिमिट तक हम क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। लेकिन अगर ट्रैवल है, जाने का है, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है इफ जीटीआई इज अप टू 2 लाख। आपकी ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, 2 लाख से कम है। सोचो ग्रॉस टोटल साल भर की कमाई 2 लाख होती क्या है, मतलब कोई लोअर लेवल का एम्प्लॉय था जिसको बाहर कोई इंपॉर्टेंट बीमारी हो गई होगी, बड़ी बीमारी हो गई होगी, जिसको भेजा गया है, तो उसका फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। हाँ या ना, फटाफट बोलो, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल। हाँ या ना? किस किस का ट्रीटमेंट कराने जा सकते हो? स्पाउस, खुद का तो जाओगे जाओगे, स्पाउस का, चिल्ड्रन का, डिपेंडेंट रिलेटिव का, वही मम्मी पापा भाई बहन, डिपेंडेंट, बोल तो दिया स्पाउस, इनको बीवी की चिंता रहती है। ठीक है, एग्जेम्पशन ऑफ स्टे एंड ट्रैवल इज अलाउड ओनली फॉर 1 पेशेंट 1 अटेंडेंट। एक पेशेंट और एक अटेंडेंट जाना, ये नहीं 10 10 लोग हैं ना, फूफा ताए को ले जा रहे, चलो इलाज देखना हमारा, क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे काम नहीं चलेगा, एक पेशेंट एक अटेंडेंट का मिल जाएगा। ठीक है क्या? एग्जेम्पशन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ इलनेस, अच्छा कोविड ओविड की बातें अलग है थोड़ी सी, ठीक है क्या? अच्छा तुम्हारा इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया, तो जो हर कंपनी भरती है अपने एम्प्लॉय का, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, उसमें फालतू सरकार नाटक नहीं करती। सरकार चाहती है सारा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का क्या भरे, इंश्योरेंस प्रीमियम भरे। कितनों को बात समझ में आई है? टा 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 टा। क्या समझ में आई? इलाज कराने गए, विद इन द देश इलाज कराया, गवर्नमेंट से कराया, एम्प्लॉयर से कराया, रिकॉग्नाइज से कराया, माफ। नखरे वाले अस्पताल में गए, नहीं नहीं हमें तो यही कराना है, जे हमारे चाचा का है, ठीक है, टैक्सेबल भरो, जो कराने कराओ। विदेश जा रहे हो इलाज कराने, क्या बात समझ में आ रही है? विदेश जा रहे हैं, वेरी गुड, ट्रीटमेंट का फ्री, स्टे का फ्री, अप टू द लिमिट ऑफ आरबीआई। ट्रैवल का कोई फ्री नहीं, हाँ छोटे एम्प्लॉय हो 2 लाख तक जीटीआई है तो फ्री, वरना फिर फुल्ली टैक्सेबल। ट्रैवल का क्या बात समझ में आ रही है? खुद जाना, एक आदमी साथ लेके जाना, पूरा कुनबा मत लेके जाना इलाज दिखाने, क्या बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज क्या है, किसका इलाज कराना, अपना कराना, बीवी का कराना, बच्चों का कराना, मम्मी पापा भैया दीदी डिपेंडेंट हो तो उनका कराना, कोई दिक्कत की बात नहीं, सबका एक साथ नहीं कराना, एक ही आदमी का कराना। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा अब क्या हुआ था ना, कोविड के टाइम पे कई बार हॉस्पिटल नहीं थे, तो अनरिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में भी क्या करना पड़ा था, एम्प्लॉयर्स लोग को एम्प्लॉइज का इलाज कराना पड़ा था। तो अगर कोविड 19 के टाइम पे आपने किसी अनरिकॉग्नाइज हॉस्पिटल से कराया तो उसका बेनिफिट एम्प्लॉइज को मिल गया था। मुझे नहीं लग रहा है ये आज की डेट में उतना रिलेवेंट है, चल जाएगा। हाँ या ना, फटाफट बोलो। ठीक है, आया समझ में? किताब में मिल गया आपको, कहाँ है? ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेना। आगे एक चीज और पढ़ा देता हूं, सुन रहे हो? अब क्या है, अगर आपने लोन लिया है, क्या लिया है, लोन लिया, किससे लोन लिया है, किससे लोन लिया, एम्प्लॉय से लोन लोगी, एम्प्लॉयर से। ठीक है, मैं एम्प्लॉय हूं, मैंने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया, मैंने बोला एम्प्लॉयर से, बोला क्या इंटरेस्ट रेट लगाओगे, बोला अरे घर का एम्प्लॉय यार, घर की बात है, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा, या मार्केट से कम इंटरेस्ट रेट लगाया। तो जितना कम इंटरेस्ट रेट लगाया है उतना मेरे हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैंने 5 लाख का लोन लिया, कितने का लोन लिया, 5 लाख का। मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 12%, मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 12%, और मुझे उसने, मैंने उसको कितना दिया है 8%, मेरे को उसने कितने पे दिया है 8% पे, तो मुझे कितना इंटरेस्ट पे रेट पे 4% पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। या उसने मुझसे कुछ चार्ज ही नहीं किया, बोला घर की बात है, तो पूरा पूरा 12% पे टैक्स लग जाएगा। कुल मिला के जितना बेनिफिट का अमाउंट है उस पर टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर लोन 20,000 तक है, कितने तक है, 20,000 तक है, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 20,000 से ऊपर के लोन पे टैक्स लगेगा। कितनों को समझ में आ गया? हाँ, नहीं है, कोई बात नहीं, गिफ्ट है गिफ्ट, ईसॉप है ईसॉप, कोई बात नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी तो है ही। कैसी बात कर रहे हो यार, ये देखो, वो परक्विजिट्स का जो टेबल है ना, ये आरएफए है,
ये इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन, ठीक है। बाकी सब पढ़ाना बचा है अभी। ये ईसॉप, स्वेट इक्विटी, बस ये कल पढ़ा दूंगा। आज एक काम कर रहे हैं, इतना ही करा दे रहे हैं, बाकी का अगली क्लास में करा देंगे। जल्दी छुट्टी कर दी आज मैंने। आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सुनो, ये अलाउंसेस हमने पढ़े थे, कुत्ता टीसी उधर है, याद है क्या? फिर ये वाले पढ़ लेते अपन ने, ये पूरे, ठीक है क्या? इसके अलावा जितने भी अलाउंसेस हैं, ये एक लाइन पढ़ लो, ऑल अदर अलाउंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल। अब इसमें तुमको पूरे नाम दिए हुए हैं, टिफिन अलाउंस, जे अलाउंस, वो अलाउंस, ऐसा अलाउंस, वो सारे अलाउंसेस तुम जाके देख लो किताब में, वो सारे के सारे क्या है? फुल्ली टैक्सेबल हैं। तो तुमको सिर्फ ये याद रखने हैं, तुमको सिर्फ क्या करने हैं? ये याद रखने हैं। और बेसिक फंडा समझ लेना, कोई भी अगर अलाउंस है, क्या है? अलाउंस। अलाउंस समझते हो ना क्या होता है अलाउंस? क्या होता है अलाउंस? जो पैसा आपको एम्प्लॉय हाथ में देता है, क्या बात समझ में आ रही है? चाहे खर्चा हुआ हो चाहे खर्चा ना हुआ, तो वो जो अलाउंस होता है वो क्या होता है? फुल्ली अलाउबल होता है। क्या है? फुल्ली टैक्सेबल होता है। हाँ या ना? फटाफट बोलो रे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सबसे मतलब थोड़ा सा अच्छा सा अलाउंस, ठीक है। आज हमको बहुत सारा कवर करना है, ठीक है। तो अलाउंस का नाम क्या बेटा? हाउस रेंट अलाउंस। क्या है बेटा? हाउस रेंट अलाउंस। क्या है? HRA। व्हाट इज HRA? सुना है कभी HRA? बहुत फेमस और बहुत कॉमन और सब लोग होता है, हाउस रेंट अलाउंस। आपका एम्प्लॉयर आपको घर रहने के लिए किराया देता है। क्या देता है? किराया, कि ये लो तुम इस पे घर किराए पे रहना। अच्छा, अलाउंस है तो वो देगा ही देगा। देगा ही देगा मतलब तुम नहीं भी रहते हो तो भी तुमको देगा। क्या बात समझ में आ रही है? वो क्या कहलाता है? HRA, हाउस रेंट अलाउंस। घर पे किराया, मूवी देखने आई हो क्या, सब बढ़िया बैठ के पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ला दे नालायक, ठीक है। वो क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जितना भी आपको दिया है उसमें आपको डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन मिलने की 3 क्राइटेरिया है, मतलब इन तीनों में मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग मतलब 40% ऑफ सैलरी। 40% ऑफ सैलरी। सैलरी मतलब हर जगह वही होता है, क्या? बेसिक प्लस DA इन टर्न्स प्लस टर्नओवर कमीशन। तो 40% ऑफ द सैलरी या फिर 50% ऑफ द सैलरी। 40% ऑफ द सैलरी या तो फिर 50% ऑफ द सैलरी। कब 40 कब 50? अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो। कहां पे रहते हो? मेट्रो सिटीज। मेट्रो सिटीज मतलब मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, इन जगहों पे अगर आप रहते हो तो आपको जितना भी आपकी बेसिक DA प्लस टर्नओवर कमीशन है, मतलब जितनी भी आपकी सैलरी है, जितनी भी आपकी सैलरी है, अगर आप मेट्रो में रहते हो तो रेंट आपका ज्यादा लगता होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, बोलो हाँ। तो आपको सैलरी का 50% क्या हो जाएगा? सैलरी का 50% क्या हो जाएगा? HRA में अलाउ हो जाएगा। पर अगर आप टायर 2 सिटीज में रहते हो, टायर 2 सिटीज मतलब 2 या 3, मतलब इन 4 शहरों को छोड़ के कहीं भी और रहते हो, तो आपको कितना मिलेगा? तो आपको कितना मिलेगा बेटा? 40%। कितना मिलेगा? 40%। तो नॉर्मली आपको जितनी आपकी सैलरी है, जितनी आपकी सैलरी है उसका कितना मिलता है? 40%। कितना मिलता है? 40%। पर अगर आप मेट्रो में रहते हो, कहां पे रहते हो? मेट्रो ट्रेन के अंदर नहीं, मेट्रो सिटीज में अगर आप रहते हो, और ये 4 मेट्रो सिटीज है, कौन कौन सी बेटा बताओ मुझे? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, ये 4 सिटीज अगर हैं तो क्या हो जाएगा? इनको आपको 50% मिल जाएगा। वो या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव, यानी सैलरी का 40%, या फिर एक्चुअल अमाउंट जितना आपको HRA मिला है वो, या फिर रेंट पेड, जितना भी आपने रेंट पे किया है। आपको अलाउंस मिल रहा है मतलब आप किराए पे रह रहे होगे, ऐसा वो अज्यूम कर रहे हैं। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, जितना भी आपने किराया भरा है उसमें से 10% माइनस करेंगे। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी मतलब हर जगह क्या होता है? बेसिक प्लस DA इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। सिर्फ एक जगह पे दोनों आता था DA, कौन कौन सा? इन टर्म्स एंड ग्रेचुइटी में भी कौन सा एम्प्लॉय? पोगा एम्प्लॉय में। क्या बात समझ में आ रही है? बाकी सब में क्या है कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ दी सैलरी। तो HRA क्या है? HRA क्या है? हाउस रेंट अलाउंस। आप घर पे रहने के लिए आपको किराया, आपको अगर आपका एम्प्लॉय अलाउंस दे रहा है तो उसमें मिनिमम ऑफ द 3 लेंगे। मिनिमम ऑफ द 3 लेंगे। पहली चीज क्या लेंगे बताओ? 40% ऑफ द सैलरी या तो फिर 50% ऑफ द सैलरी। 40% अदर सिटीज के लिए, 50% मेट्रो सिटीज के लिए, ठीक है। 50% या 40% ऑफ द सैलरी, या फिर एक्चुअल
अमाउंट रिसीव्ड, या फिर जितना आपने रेंट पे किया है माइनस 10% ऑफ द सैलरी, विच एवर इज लोअर। ये आपको क्या मिल जाएगा, सीधे सीधे हाउस रेंट अलाउंस में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बाकी का एचआरए आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। एक बार मॉड्यूल में आ जाओ, तुम्हारे अच्छे खासे एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं, एक बार इसको समझते हैं अपन। घर जाके पढ़े थे अलाउंसेस कि नहीं पढ़े थे? ये एचआरए कितना मिलता है देख लो, ये 50% सैलरी ऑफ द मेट्रो सिटीज, else 40% of salary, HRA actually received, rent paid minus 10% of the salary। और सैलरी का मतलब क्या होता है, BS बेसिक प्लस DA इन टर्म्स प्लस कमीशन, कमीशन फिक्स्ड कमीशन। ये हो जाएगा तुम्हारा सीधे सीधे क्या हो जाएगा, HRA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HRA हो जाएगा। कितनों को ये समझ में आया थोड़ा फटाक से? ठीक है, ये तुमको इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इसको अपन एक बार ध्यान से सॉल्व करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। ठीक है, वीर इज एन एम्प्लॉयड ऑफ हैप्पीनेस सॉल्यूशन लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ही हैड अ बेसिक पे ऑफ 75,000 per month। Owing to his good performance at workplace, he has given an annual increment of his salary 20% effective from Feb 24। He also received during the year dearness allowance of 100% of basic। However, only 50% of which was included as per terms of his employment। मतलब जितनी उसकी सैलरी है उसमें 100% उसको क्या मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, पर उसका 50% क्या है, डीए इन टर्म्स है, और 50% क्या है, डीए नॉट इन टर्म्स है। इतना अंग्रेजी आप समझ गए होंगे। द कंपनी ऑल्सो गेव हिम एचआरए ऑफ 30,000 पर मंथ विच हैज इंक्रीज टू 35,000 पर इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 24। जनवरी 24 से उसकी सैलरी को बढ़ा, मतलब उसके एचआरए को बढ़ा के, पहले 30,000 दे रहा था, बढ़ा कितना कर दिया गया है, 35,000 कर दिया गया है। ही स्टेड in his parental home in अहमदाबाद for April to May 23। 2 महीने के लिए वो कहां रहा, अपने पिताजी के घर में, which he took up a rented accommodation, post which he took up a rented accommodation at Surat at a monthly rental of 26,000। मई के बाद जून से उसने क्या कर दिया, 26,000 रुपए के लिए उसने किराए पे ले लिया। इफेक्टिव नवंबर 3 23 he has moved to Mumbai। उसके बाद वो कहां चला गया, मुंबई चला गया, to the corporate office and took an accommodation of Mumbai at a monthly rental of 36,000। you are required to compute HRA from gross salary। क्या बात सर मेरी, जोरदार क्वेश्चन आया कि नहीं आया? अब इसको कैसे करोगे मुझे पहले से बताओ वर्बली। क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में बांटोगे। हमें 3 चीजें देखनी है, क्या क्या देखनी है बताओ? 3 कंडीशन क्या है, 3 कंडीशन किसका ओवर लेना है, कितना है, 10%, सॉरी 40 या 50% ऑफ सैलरी। अब सैलरी उसकी पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और थी, तो पहले वाले महीनों के लिए कब तक के लिए मुझे बताओ, कब 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 फेब 24 तक ना। इंक्रीमेंट इज इफेक्टिव फ्रॉम फेब 24। ठीक है क्या, तो उसकी इंक्रीमेंट कब से हुई है, फरवरी से, तो फरवरी तक, पहले तक, फरवरी से पहले तक कितने महीने, अप्रैल से लेके फरवरी, अप्रैल से लेके फरवरी, 23-24 कर रहे हैं ना, 1 अप्रैल 23 से लेके जनवरी 24 तक कितने महीने हुए मुझे बताओ? 10 महीने। कितने महीने हुए, 10 महीने तक उसकी सैलरी कुछ और रहेगी और 2 महीने के लिए सैलरी कुछ और रहेगी। तो 10 महीने के लिए जो पहली वाली, देखो तीनों कंडीशन हमको निकालनी है। पहली कंडीशन क्या है, 40 या 50% ऑफ दी सैलरी। क्या बात समझ में आ रही है? तो 10 महीने के लिए सैलरी कुछ और रहने वाली है और 2 महीने के लिए सैलरी कुछ और, हो मेरे साथ, 10 महीने के लिए सैलरी कुछ और रहने वाली है और 2 महीने के लिए सैलरी कुछ और रहने वाली है। हो मेरे साथ, नहीं आ रही समझ में? ठीक है, फिर बीच में उसका क्या हुआ, सैलरी इंक्रीमेंट के बाद क्या हुआ है, उसका एचआरए बढ़ा दिया है। क्या बढ़ा दिया, उसका एचआरए बढ़ा दिया। तो एचआरए का अमाउंट भी क्या होने वाला है, अलग होने वाला है कुछ महीनों बाद, और कुछ महीनों बाद उसने सिटी भी चेंज कर लिया है, तो 40-50% भी अलग होने वाला है। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये जो इनने किया हुआ है, बस हिंट दे रहा हूं, अप्रैल से लेके मार्च हर महीने का अलग अलग कैलकुलेट कर लो, तीनों कंडीशन के बाद समझ में आ रही है? मतलब पहले अप्रैल की बेसिक लिख लो, ये देखो यहां तक कितने लिखी बेसिक, जनवरी तक, फरवरी मार्च की बढ़ाई कितनी कर दी है, 90। डीए कितना था, इन टर्म्स कितना था, 50%, जितना 100% डीए था उसका 50%, तो ये यहां तक इनने पूरे में क्या लेके गए, डीए लेके गए। अब इसका 50% ये हो जाएगा। समझ आ रहा है? मैं चाहता हूं सोल्यूशन ना देखें और एक बार अपना पूरा दिमाग लगाएं कैसे इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तीनों कंडीशन तुमको पता है, बोलो हाँ। हर महीने के लिए तीनों कंडीशन अलग अलग लिख के सॉल्व करोगे। 5 मिनट ज्यादा लगेंगे लेकिन मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। करके बताओ, नहीं तो फिर मैं तो कराऊंगा ही। क्या बेटा, कौन से वाले महीने में, फरवरी मार्च में? रेंट पेड कितना है सारे केसेस में, चलो दिखाओ। फर्स्ट केस में रेंट पेड कितना है, कुछ भी नहीं, खुद के घर में रह रहा ना बेटा, रेंट पेड कुछ भी नहीं है, तो जीरो ही हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तीसरे महीने से आने की सूरत में वो रेंट कितना दे रहा था, क्वेश्चन में देख के बताना मुझे।
रेंट कितना दे रहा था? 26,000। ठीक है, 26,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी निकाली है? 1,12,500। बेटा सैलरी हमेशा क्या रहेगी? बेसिक प्लस डीए इनकम प्लस कमीशन। कभी से बेसिक मत लेना। क्या बात समझ में आ रही है? कितनी रहेगी? 1,12,500 को 10% कितना आ जाएगा? 11,250। तो 26 माइनस 11,250 14,750। फिर उसकी सैलरी आगे चल के रिवाइज हुई है तो वो भी फिगर चेंज हो गया है। कितनों को समझ में आ गया? घर पे अच्छे से लिख के इसको कर लेना। ये आपका क्या होता है? HRA खत्म होता है। ठीक है, आ जाओ। HRA के बाद आगे बढ़ते हैं, अपन को बहुत सारे करने हैं अभी बेटा। अब आते हैं अपन काय में? HRA के बाद काय में आते हैं बेटा? पीएफ में। काय में आते हैं? पीएफ में। मुंडू निजर को स्ट्रेट बैठो, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग जिंदा रखना। अपना पानी पीना, 2 घूंट पानी पी लो, ध्यान सुनना। क्या होता है पीएफ? व्हाट इज प्रोविडेंट फंड? ये बताओ। जो अपन थोड़ा सा एम्प्लॉयर, थोड़ा सा मेरी सैलरी से कटता है, थोड़ा सा एम्प्लॉयर काटता है, और उसमें वो एक अकाउंट में जाके जमा हो जाता है। फिर उसमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। फिर उसमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। आखिरी में वो पूरा इकट्ठा होके क्या हो जाता है? लमसम मुझे मिल जाता है जब मैं पीएफ अपना तोड़वाना चाहूं। ये जरूरी नहीं है रिटायरमेंट के टाइम में मिले, कभी भी जब चाहे, जब आपके घर में शादी है, आपके घर में कोई हॉस्पिटल इमरजेंसी, जब आपको लगे तब आप क्या कर सकते हो? आपको फॉरेन ट्रिप पे जाना है, मतलब कोई रीजन के बिना भी तुम क्या कर सकते हो? अपने पीएफ फंड को तोड़वा सकते हो। एकदम आपके कंट्रोल में रहता है। हो मेरे साथ? हमेशा याद रखना, सारे पीएफ का, जितने भी अभी हम 2-3 पीएफ पढ़ने वाले हैं, सारे पीएफ के 3 एलिमेंट होंगे। क्या 3 एलिमेंट होंगे बताओ? एक होगा इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एक होगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, फिर उस पर क्या जुड़ेगा? इंटरेस्ट। और ये तीनों मिला के आखिरी में लमसम मिल जाएगा। यही होता है, यही होता है, यही होता है। सुनो सुनो, एक क्या होगा? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एक क्या होगा? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, फिर उसमें क्या जुड़ेगा? इंटरेस्ट, और आखिरी में लमसम मुझे मिल जाएगा। यहां तक कितनों को समझ में? बताओ। अच्छा, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन क्या होता है? मेरी सैलरी से कटा। अब सुनना ध्यान से, ये मेरा एम्प्लॉयर है, ये मुझे 1,00,000 रुपए सैलरी देता है। 10,000 रुपए क्या करता है? मेरा पीएफ काटता है। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन क्या काटता है? एम्प्लॉइज को। हो मेरे साथ? अब ये 10,000 मेरा पीएफ काटता है, तो ये क्या बोलता होगा? ये मुझे सैलरी कितनी देता है? 1,00,000 की 90,000? ये बोलता क्या होगा? कि सैलरी मैं 1,00,000 देता हूं, 10,000 तुम्हारा काट लेता हूं। बोलो हाँ या नहीं? तो मेरी सैलरी में कितना ऐड होता है? 1,00,000। फिर उसमें से 10,000 कट जाता है, 90,000, वो बात अलग है। तो जब मेरी सैलरी में टैक्स निकलता है, तो मैं हमेशा, मतलब जो इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन है वो जुड़ा हुआ है, बोलो हाँ। उस पर टैक्स लग जाता है पहले ही, बोलो हाँ। अब मैं फिर से जब वो इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन करने जा रहा हूं, अगर उस पर टैक्स लगाएंगे तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ। सुन रहे हो? तो आगे हम कितने भी केस पढ़े, सारे केसेस में इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन को तुम्हें इग्नोर ही करना है। इग्नोर करना है मतलब कभी भी टैक्स नहीं लगेगा। लॉजिक मैंने आपको बता दिया। इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन में क्यों टैक्स नहीं लगेगा बताओ? क्योंकि ग्रॉस सैलरी में जुड़ गया ना वो। जब ग्रॉस सैलरी में जुड़ गया मतलब टैक्स लग गया। अब इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन में अलग से टैक्स लगा रहे हो क्या? ये कोई पागल हो गया? मत काटो मेरा पीएफ। ये फालतू पंचायत मत करना मेरे साथ। क्या बात समझ में आ रही है? तुमने बोला ठीक, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। एक काम करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन में टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन जो इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन था, क्या वो सैलरी में जुड़ा है? नहीं। उसका अलग अलग सिनेरियो होंगे। हम मुंडी डिजट को स्ट्रेट बैठो, 10 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा दिमाग के अंदर फिक्स हो जाएगा। बस यहां रहना मेरे साथ, ठीक है? पीएफ अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रैच, वैसे 4 प्रकार के होते हैं। सुन रहे हो? हाँ। पहला होता है एसपीएफ, यानी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। क्या होता है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी मतलब सरकारी वाला जो होता है वो कहलाता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। दूसरा होता है, सरकारी नहीं है लेकिन रिकॉग्नाइज्ड है, वो क्या होता है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। क्या होता है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एक क्या होता है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। फिर क्या होता है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। फिर होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। क्या होता है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। कौन कौन सा होता है बताओ? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये तो सारे एम्प्लॉय वाले होते हैं, बोलो हाँ नहीं? एक चौथा होता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कुछ नहीं होता है। मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, बिजनेसमैन हूं, अपने लिए पीएफ में पैसा जमा करना चाहता हूं। कहां चाहूंगा? पीपीएफ में। जितने भी मैंने अभी इसके पहले बोले, कौन कौन से? एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ। क्या क्या क्या? एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ, ये सब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले थे। बात समझ में आ रही है? पीपीएफ क्या है? कोई भी आदमी अपना पैसा प्रोविडेंट फंड में जमा कर सकता है। वो क्या कहलाता है? पब्लिक क्या कहलाता है? पब्लिक प्रोविडेंट। क्या कहलाता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कितने लोग मेरे साथ हैं?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड का गेम ये है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का गेम ये है कि वो सैलरी हेड में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो कहीं भी कोई भी जमा कर सकता है, तो उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, उसका अलग से डिडक्शन मिलता है, हम 80C में उसको जाके समझेंगे। तो अभी हम सिर्फ 3 चीज की बात करने वाले हैं, किस किस की? स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड। क्लियर है क्या? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड तुम्हारे सामने बना हुआ, बिल्कुल एकदम सरल आसान, देख के आप डायग्राम समझ जाओगे। एक क्या होता है? इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन। एक क्या होता है? इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन। इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या होता है बताओ? जो इंप्लॉई ने दिया प्रोविडेंट फंड में पैसा, क्या उसमें टैक्स लगेगा? नहीं, उसको इग्नोर करना है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के केस में जो इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको भी क्या कर दिया गया है? एग्जेम्प्ट। जो इंटरेस्ट जुड़ा उसको भी क्या कर दिया है? एक्सेप्ट। इवन जो आखिरी में लमसम अमाउंट मिला रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट, वो भी क्या कर दिया गया है? एक्सेप्ट। मोटा मोटी सरकारी प्रोविडेंट फंड, दामाद जी का प्रोविडेंट फंड, ये हमेशा क्या रहेगा? एक्सेप्ट। चाहे क्या हो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, चाहे क्या हो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, चाहे क्या हो इंटरेस्ट, चाहे लमसम अमाउंट आखिरी मिले, चारों तरफ से ये क्या है? एग्जेम्प्ट। छूट छूट छूट। क्या बात समझ में आ रही है? अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करते हो तो कभी भी कोई समस्या की बात नहीं है। इट इज ऑलवेज फुल्ली एक्सेप्ट फ्रॉम ऑल सिनेरियोस। क्या बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट बोलो। हेलो 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 हेलो। पक्का? अब देखो, अब क्या है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। क्या है क्या है क्या है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या बोला? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन तो क्या करना है? इग्नोर। ये डिडक्शन अंडर 80C अलाउड क्या है? जितना भी आप एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन होता है ना, आगे चल के हम पढ़ेंगे डिडक्शंस में 80C में आपको डिडक्शन मिल जाता है। ये हम 80C में वैसे ही पढ़ने वाले हैं, आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है, उल्टा टैक्स नहीं लगता बिल्कुल भी। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी हम पीएफ कैलकुलेशन के लिए, सैलरी कैलकुलेशन के लिए एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल इग्नोर करना। हाँ या ना बोलो। इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है रिकॉग्नाइज के केस में अप टू 12% ऑफ द सैलरी, मतलब सैलरी का 12% तक अगर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हम बिल्कुल उसको एग्जेम्प्ट करेंगे। अगर उससे ऊपर कर रहा है तो हम उस पर क्या करेंगे? इंप्लॉय के हाथ में टैक्स लगा देंगे। तुम मेरे यहाँ इंप्लॉय हो, सुनो ना, तुम मेरे यहाँ क्या हो? एम्प्लॉय हो। मैं तुमको सैलरी का 12%, तुम्हारी सैलरी का 12% तक अगर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन देता हूं तो एग्जेम्प्ट है। अगर 18% देता हूं तो 12% एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर का क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ द सैलरी, यानी कि अगर 20% देता हूं तुम्हारी सैलरी का तो 12% तक एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर वाले अमाउंट में तुम्हारी सैलरी में जाके ऐड हो जाएगा, तुमको टैक्स लग जाएगा। तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? 12% ऑफ द सैलरी। बार बार नहीं बोलूंगा, सैलरी का मतलब वही होता है। क्या क्या होता है? बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। क्लियर है क्या? अच्छा, जो इंटरेस्ट मिलता है वो अगर आपको 9.5% पर एनम पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 9.5% पर एनम पे मिल रहा है, तो वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। उसके ऊपर जितना भी मिल रहा है वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। आपने अगर ऐसे पीएफ अकाउंट में जमा किया है जहां पीएफ अकाउंट आपको 12% इंटरेस्ट दे रहा है, कितना दे रहा है? 12%, तो 9.5 तक एग्जेम्प्ट है। उसके ऊपर कितना बचा? 2.5% में क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। कितनों को बात समझ में आई? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में क्या होगा बताओ? हाँ, सबसे पहले स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में सब कुछ एग्जेम्प्ट। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या होगा? इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन को तो इग्नोर ही करना है, इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को क्या करना है? 12% ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट 9.5% तक सैलरी। अब तुम मुझे बिना देखे कॉमन सेंस से बताओ, जो लमसम अमाउंट मिलेगा उसमें क्या होगा? उस पर टैक्स लगेगा क्या? बेटा उस पर टैक्स लगेगा तो क्या पागल हो क्या? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में भी टैक्स लगा रहे हो, इंटरेस्ट में भी टैक्स लगा रहे हो, और जब सब कुल मिला के वही मिल रहा है उसको काय को टैक्स लगाओगे? वो हमेशा क्या रहेगा? एक्सेप्ट। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में लिमिट जो लगानी थी लगा दी ना। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन माफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कब तक माफ? 12% तक माफ, उसके ऊपर टैक्स। ये 9.5% तक माफ, उसके ऊपर टैक्स। और यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है? लमसम अमाउंट क्या है? माफ है। लमसम अमाउंट रिसीव बाय एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट पूरा पूरा क्या है? 10-12 के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कितनों को बात समझ में आ गई? तीसरा क्या होगा तुम्हारा? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है, ठीक है क्या? बस एक बार ये समझ लो, ये जो 12% की लिमिट है ना, कौन सी वाली? 12% तक एग्जेम्प्ट है या 9.5% तक एग्जेम्प्ट है? ये 12% तक एग्जेम्प्ट तब है जब आपने कम से कम 5 साल नौकरी की हो। जब आपने क्या की हो? कम से कम 5 साल नौकरी की हो। अगर 5 साल से कम ज्यादा नौकरी की है तो एग्जेम्प्ट है। 5 साल से कम नौकरी की है तो जितना भी इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरा पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। पूरा पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन आप रिटायर हो रहे हो इन 3 कारण से। किस कारण से? तुम्हारी मॉड्यूल में है कि नहीं अपन देखेंगे। एक है ड्यू टू इल हेल्थ,
है ना, बीमारी के कारण, या तो बिजनेस ही बंद हो गया, तुम्हारी क्या गलती है, क्या बात समझ में, या तो फिर विद इन द इंस्ट्रक्शन दैट इज बैलेंस, वो रिटायर हुआ है पर वो बोला है कि इस आरपीएफ का पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दो, पीपीएफ में। कहाँ पे ट्रांसफर कर दो, आरपीएफ का पैसा कहाँ पे ट्रांसफर कर दो, आप उसको एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये अलग अलग स्कीम होती है, सरकारी स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, अपन डिडक्शन में इसको पढ़ेंगे। तो एनपीएस में ट्रांसफर कर दो तो भी काम चल जाएगा। नहीं आया कि आया, ठीक है। वैसे क्या है, बेसिक कंडीशन क्या है, 5 साल तक नौकरी करनी चाहिए, तभी आपको ये सब बेनिफिट मिलेगी। अगर उसके पहले रिटायरमेंट होगा तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसके पहले रिटायर हुए हो तो आपको उस पर पूरा टैक्स लगेगा, लेकिन 3 कंडीशन पे 5 साल से कम में भी नहीं लगेगा। बीमारी के कारण रिटायर हुए, धंधा ही बंद हो गया, या आपने उस पैसे को क्या कर दिया, एनपीएस में ट्रांसफर करवा दिया। समझ गए। एक कंडीशन और है, एक कंडीशन और है, उसने क्या बोला है कि ये जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है ना, ये अमेंडमेंट है ना, ये जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है ना, ये कब तक मिलेगा, अगर इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है, 2.5 लाख है। अगर इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है, 2.5 लाख, बोलने का मतलब ये है 2.5 लाख तक 9.5% एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। लेकिन अगर आपने 3.5, 4, 5 लाख रुपए क्या कर दिया है, इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन किया है, तो यहां तो इग्नोर कर रहे हैं, पर उसके इंटरेस्ट पे क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। उसके इंटरेस्ट पे क्या लगा देंगे, टैक्स है। इतना हैवी तुमको न्यूमेरिकल नहीं आएगा, आएगा तो मैं करवाऊंगा, क्या बात समझ में आ रही है, लेकिन तुम्हें प्रोविजन पता होना चाहिए। क्या है प्रोविजन, फटाफट बोलो। इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख तक है तो क्या हो जाएगा, तो तो अगर 2.5 लाख तक है तो इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जेम्प्ट है। अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो ऊपर वाले अमाउंट में फुल्ली इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन ही नहीं करता, सिर्फ तुम कंट्रीब्यूट करते हो, तो ये लिमिट 2.5 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 5 लाख। कितनी कर दी गई है, 5 लाख। क्या बात समझ में आ रही है, तुम्हारा इंप्लॉयर नालायक है, वो कंट्रीब्यूट नहीं करता, पूरा पूरा तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और 2.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट पे हम टैक्स लगा दे तो थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी। इसलिए क्या बोला गया, 5 लाख तक हम तुमको बेनिफिट दे देंगे। मुंडे झट को स्ट्रेट बैठो, कंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ आओ बताओ क्या है। सबसे पहले एसपीएफ, सबसे सरल, सब माफ, ये भी माफ, ये भी माफ, ये भी माफ, समझ गए ना। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट कोई लिमिट नहीं, सब माफ। अब आ जाओ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट में, क्या है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन माफ, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट 9.5% इंटरेस्ट माफ। क्या बात समझ में आ रही है, जो लमसम मिला माफ, कोई टेंशन की नहीं है, सारी चीजें हो गई, क्लियर है क्या। अब लेकिन आपने 5 साल तक नौकरी क्यों नहीं चाहिए, बस इतना याद रख लो, ठीक है क्या। दूसरा क्या याद रख लो, 2.5 लाख तक क्या है, 2.5 लाख तक आपको 9.5% की बेनिफिट है, 2.5 लाख के ऊपर 9.5% की भी कोई बेनिफिट नहीं है, फुल इंटरेस्ट पे टैक्स लग जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। और अगर आप अकेले हो, इंप्लॉयर नहीं साथ दे रहा है, तो वो लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 5 लाख। एक बार मॉड्यूल में खोल लो, देखिए कितना दिया है, कहां दिया है, क्या दिया है। हाँ, कैसे नहीं होगा यार, पीएफ कहाँ है, पीएफ परक्विजिट्स के बाद है। क्या गुंडा बनेंगे यार इन लोग। आओ, एसपीएफ, all provident funds which are set up under the PF Act are called statutory provident fund. Provident funds of institutions such as universities, college, education institutions, Reserve Bank of India, SBI, central government, state government would be constituted SPF. In case of SPF, the entire amount of employer's contribution without any limit or restriction whatsoever and the interest thereon received by the employee shall not be included in the total income of the employee both at the time when the contribution is made and at the time when money is received on behalf of the employee on his retirement, death or otherwise. This section specifically conferred in section 1010 of the, कुल मिला के लिख दो एसपीएफ में सब कुछ माफ, कहीं टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है क्या। हाँ हाँ, भेजूंगा भेजूंगा, सब पीडीएफ भेज दी थी ना कल पूरी। पढ़ाई करो तब तो देखो। हाँ, उसकी गलती, वो निकल के तुम्हारे ऐसे मोबाइल से निकल के आई नहीं, ऐसे तुमको जैसे चाटा नहीं मारा है, उठो मैं आ गई हूँ, मुझे देखो, मुझे पढ़ो। गलती तो है उसकी, बात करूंगा मैं उससे।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। क्या है क्या है क्या है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या है, ऑल पीएफ रिकॉग्नाइज बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस केस को क्या बोलेंगे, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट क्या होता है ये पढ़ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टैक्स ट्रीटमेंट देख लो अप टू 31 मार्च 20। इन केस ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ फंड इज नॉट ट्रीटेड एज एम्प्लॉइज इनकम so long as the contribution employee does not exceed 12% of the salary of the employee। यानी 12% of salary तक माफ है, उसके बाद ऐड हो जाएगा। but if the contribution of the employer exceed 12% of the employee's salary, the excess of the contribution over 12% of the salary of the employees will be treated as part of the taxable income from salaries in the hands of the employee। कुल मिला के 12% तक exempt, उसके ऊपर वाले अमाउंट में क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। interest on contributions to the PF only an amount exceeding a sum calculated at 12% per annum, यानी 12% per annum on the balance standing on the credit of the employee would be treated as part of the taxable income of the employee। अपन ने तो कितना पढ़ा, 9.5%, इनने कितना लिखा है 12%। ये पुराना प्रोविजन है, लिखा है उन्होंने अप टू 31 मार्च 20। आगे चल के ये कितना हो गया है, 9.5% हो गया है। हम ये वाला याद रखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, सीधे सीधे क्या बोल दिया है, 9.5%। अपार्ट फ्रॉम द 12% ऑफ द एम्प्लॉयर एंड 9.5% ऑफ द इंटरेस्ट देयर वाज नो मॉनेटरी लिमिट अबव व्हिच सच अमाउंट वाज टैक्सेबल। नाउ दीस टू हैव बीन कंबाइंड विद द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव सुपरिटेंडेंट। और 7.5 लाख वाली जो ये जो बात लिखी हुई ना 7.5 लाख वाली, इसको अभी छोड़ दो। ये अभी मैं किसके साथ पढ़ाऊंगा तुमको, परक्विजिट्स के साथ पढ़ाऊंगा। किसके साथ पढ़ाऊंगा, परक्विजिट्स के साथ, वो भी अपन पढ़ेंगे उसको। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को तो इग्नोर ही करना होता है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन अंडर 80C, वो मिल जाता है। ठीक है, अब मुझे आपको यूआरपीएफ पढ़ाना है। मेरे हिसाब से आप बस इतना याद रख लेंगे जो मैंने आपको चार्ट में दिखाया तो काफी हो जाएगा, उससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है क्या, हाँ या ना फटाफट बोलो। 2.5 लाख 5 लाख वाली लिमिट भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन यही याद रखना है। हाँ या ना फटाफट बोलो। कितनों को समझ में आया, मेन गेम आएगा यूआरपीएफ में। चालू है। ये क्या है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। क्या है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को छोड़ना ही है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। इंटरेस्ट को भी क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। ऊपर ऊपर लड्डू पे पकड़ाया, नीचे आके टैक्स लगा दिया जब लमसम मिला। क्या मिला, लमसम मिला। जब लमसम मिला, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट, नाम में ही समझ में आ रहा है कितना गंदा सा फंड है। अनरिकॉग्नाइज, जिसको रिकॉग्निशन तक नहीं मिली, वहां कंट्रीब्यूशन करोगे सजा तो मिलेगी। क्या सजा मिलेगी, देखो जो लमसम अमाउंट मिला है आखिरी में, उसके 4 टुकड़े कर दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे, 4 टुकड़े। जितना ही पैसा मिला है उसमें से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना था, उसमें से इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना था, फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना था, और उसमें इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना था। मतलब तुमको आखिरी में 10 लाख 15 लाख 25 लाख जो भी मिला है उसके 4 टुकड़े कर दो। पूरी जिंदगी का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट, पूरी जिंदगी का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन उसका इंटरेस्ट, 4 हिस्सों में बांट दो। हाँ या ना फटाफट बोलो। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को तो इग्नोर ही करते थे, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या कर दिया है, सीधे सीधे टैक्सेबल किया। लेकिन कहां पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। क्या बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है वो सैलरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ही नहीं है, खुद के पैसे पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हो मेरे साथ, है। फिर क्या है, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है तो क्या मिल जाएगा, या इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन के रिलेशन के कारण, तो ये कहां चला जाएगा, इनकम अंडर द हेड सैलरी। कहां चला जाएगा, इनकम अंडर द हेड सैलरी। मेरा मानना में पूरे टैक्स में ही सबसे ज्यादा लिमिट्स यहीं पे है। बाकी सब पढ़ते समय थोड़ा बहुत कैपिटल गेन्स थोड़ा सा दिमाग वाला लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन करने जाओ तो ईजी हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है, यहाँ पे आपको लिमिट्स थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। आओ पूरा रिवाइज करा रहा हूं। पहले क्या पढ़ा, स्टैट्यूटरी, फिर रिकॉग्नाइज, फिर अनरिकॉग्नाइज। स्टैट्यूटरी में सब माफ, रिकॉग्नाइज में एम्प्लॉय तो माफ है, एम्प्लॉयर्स 12% ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट 9.5% ऑफ सैलरी माफ है, लमसम मिला सब माफ है, 5 साल तक नौकरी करना जरूरी है। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर नीचे क्या पढ़ा हमने, बताओ, अनरिकॉग्नाइज। अनरिकॉग्नाइज सजा तो मिलनी थी, शुरू में नहीं दी। एम्प्लॉय माफ, एम्प्लॉयर माफ, इंटरेस्ट माफ, लमसम मिला उसके 4 टुकड़े कर दिए। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को माफ कर दिया, ठीक है क्या। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को आईएफओएस में पकड़ेंगे, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन उसकी इंटरेस्ट को क्या करेंगे, सैलरी हेड में पकड़ेंगे। क्या बात समझ में आ रही है बेटा। पूरा जब आप पीएफ में जमा करते हो तो इंटरेस्ट रेट एक ही चल रहा होता है। वहां जिस यूआरपीएफ में तुमने जमा किया उसका इंटरेस्ट रेट था 10%। कितना था, 10%। तुमने 10 साल नौकरी करी, हर साल तुम्हारी सैलरी से कितना कितना कटता था, 50,000। कितना कटता था, 50,000। 10 साल तुमने सैलरी करी, तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 5 लाख। उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन कौन करता था,
एम्प्लॉयर करता था। तो 5 लाख क्या हो गया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, 5 लाख क्या हो गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, टोटल कितना हो गया 10 लाख। 5 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना हो गया 50,000, और इसका भी 10% कितना हो गया 50,000। सीधे तुम्हें 12 लाख रुपए मिले, 11 लाख रुपए मिले, कितने मिले 11 लाख। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये वाले को अलग, ट्रीटी वाले तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्चुअली में। जो तुम्हें लमसम मिला है उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना, उस पर इंटरेस्ट कितना और इस पे इंटरेस्ट कितना। एग्जाम में तुम्हें दिया रहेगा, तुम्हें इतनी पचड़न वो तुमसे नहीं करवाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में तुमको दिया रहेगा, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है जो अमाउंट मिला है उसको बाइफरकेट करते हैं, कितना एम्प्लॉय का कितना एम्प्लॉयर का। हाँ या ना बोलेंगे, हाँ या ना बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। अरे जय माता दी बोलेंगे यार। थक गए क्या बेटा? आखिरी सुपर एनुएशन फंड क्या है बेटा? सुपर एनुएशन फंड, ठीक है क्या? ये अलग होता है, ईपीएफ जैसा ही होता है, बस इसमें भी ये समझ लो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन उसको इग्नोर करना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसको भी एग्जेम्प्ट करना है। एक काम करो ना, सुपर एनुएशन फंड को भी छोड़ दो थोड़ी देर, सुपर एनुएशन फंड को क्या कर दो थोड़ी देर छोड़ दो, नहीं है सुपर एनुएशन फंड। ओए होए 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 होए, बच गए तुम लोग, बच गए, बच गए, बच गए। ठीक है, तो पीएफ तक कर लो। अब मुझे लगता है कि मुझे आप लोग को 10 मिनट का ब्रेक देना चाहिए। ठीक है, पहले पन्ने पलटा लो, थोड़ी देर पढ़ना है तो पढ़ लो। ठीक है, 10 मिनट बाद अपन परक्विजिट्स कैरी ऑन करेंगे। क्या कैरी ऑन करेंगे? परक्विजिट्स।